हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई बूस्टर। दिस इज निदा खान, योर ओन टीचर एंड मेंटोर। सो आज हम अपने बायोलॉजी के क्लास 10th के लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का वन शॉट करेंगे। जल्दी से इसको एकदम हम फिनिश कर लेंगे सब कुछ। वैसे मैं इसका वन शॉट पहले बना चुकी हूँ, बोर्ड पे है वो, करीब मगर 50 मिनट्स का है, लेकिन आज हम काफ़ी शॉर्ट में सारी ही चीज़ें कवर इसकी करके आपके लिए कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करे अपने चैप्टर को। इसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, सबसे पहले तो जो नेम सजेस्ट करता है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। लाइफ प्रोसेसेस हैं क्या? ऐसे प्रोसेसेस मतलब जो हमारी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस का मतलब क्या, जैसे आप समझ सकते हो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फंक्शन परफॉर्म करती है बॉडी, उनके लिए इनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब इनमें लाइफ प्रोसेसेस हैं कौन कौन से? ये हैं आपके न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, अब ये बताओ न्यूट्रिशन एक अपने आप में कितना बड़ा प्रोसेस है? न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? पहले तो ये है ना, जो हम लोग फूड लेते हैं उससे जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं ताकि हम वेरियस बॉडीली फंक्शंस कर पाएं, वो है न्यूट्रिशन। अब खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे, है ना भाई? इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लाइफ प्रोसेस है ये, क्योंकि इससे हमारी लाइफ मेंटेन हो रही है। अब उस खाने से एनर्जी ऐसे ही तो निकल नहीं जाती है, उस खाने से एनर्जी निकालने के लिए दूसरा प्रोसेस होता है उसके बाद, जिसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है भाई। खाना खा लिया, खाली पेट भरना थोड़ी है, उस एनर्जी भी तो चाहिए, तो इसलिए वो भी लाइफ प्रोसेस है, वो भी मेंटेनेंस कर रहा है लाइफ की, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसलिए वो भी लाइफ प्रोसेस है। अब रेस्पायर कर लिया, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। अब मिल गई एनर्जी, उस एनर्जी को भाई एक ही जगह थोड़ी रखना है, पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो थर्ड लाइफ प्रोसेस हो जाएगा हमारा यहाँ, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है, उससे भी लाइफ मेंटेन हो रही है ना। अब वो ट्रांसपोर्टेशन जब हो गया, सब तरफ एनर्जी मिल गई, अब जो फालतू चीजें हैं भाई उनको रखकर हमने थोड़ी कुछ करना है। अगर रखते रहेंगे तो दूसरी चीज तो खाने का हमारा मन ही नहीं करेगा, वही हमारे पेट में रखा रहेगा, तो उसको एक्सपेल आउट भी करना है। उसके लिए हमारा चौथा लाइफ प्रोसेस आ जाता है जिसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अब ये सारे प्रोसेस देखो, सब कुछ बॉडी इसी की वजह से तो चल पा रही है, ये ना हो तो फिर हम नहीं होंगे, तो इसलिए इनको लाइफ प्रोसेस कहा है, क्योंकि ये मेंटेनेंस कर रहे हैं लाइफ की। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसलिए मैंने पहले बेसिक बता दिया। और यही चार प्रोसेस हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला क्या है, न्यूट्रिशन। शॉर्ट में वैसे पूरा ही चैप्टर बता दिया, बट डिटेल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, बहुत छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। बस पहले मैं ये कहूंगी कि प्लीज जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर लास्ट में वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, और जो भी आपको बताना है, अपना सजेशन देना है, अगर आपको इंप्रूवमेंट चाह रहे हो, आपको जैसा भी लगा हो, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट करें। ठीक है, और उसे अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, ताकि मैं भी मोटिवेट हूं आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। सो अब न्यूट्रिशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड बाय द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस बॉडीली फंक्शंस। मतलब फूड का हमारे ऑर्गेनिज्म के द्वारा लेना। ठीक है, कैसे अपनी बॉडी में मतलब लेना, ताकि हम डिफरेंट बॉडी फंक्शंस कर पाएं, क्योंकि वही फूड हमारी क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यही न्यूट्रिशन कहलाता है। अब न्यूट्रिशन हमारा बेसिकली टू टाइप्स का होता है ब्रॉड वे में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, देखो ऑटो वर्ड से समझो, ऑटो मीन सेल्फ। ठीक है, अपने लिए, तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाए, वो आपके ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, मतलब, और उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, और ऑर्गेनिजम्स जो से फॉलो करते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, यही बात मेनली ध्यान रखने की है। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है क्या नहीं, ये अभी हम आगे और समझेंगे, वैसे तो आपको पता होगा। ठीक है, बट यहां हमें डिटेल में समझना है। और ये कौन फॉलो करता है भाई? ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट्स। दूसरा है हमारा हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हीटरो मीन अदर, हीटरो का मतलब ये अदर से, तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिपेंड करें दूसरों पे अपने फूड की रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, दूसरों पे फीड करें, दूसरों पे डिपेंड हो, जो अपना खाना खुद ना बना पाए। ठीक है, वो आपके क्या फॉलो करते हैं, हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम हीटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपके ब्रॉडली क्या होते हैं, इसमें बहुत टाइप के आते हैं, बट ये भी फर्दर डिवाइडेड है, तो पहले आप वो समझ लो एग्जांपल से पहले। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंडर आता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है, सेप्रोट्रॉफिक आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, होलोजोइक, होलो, होल से वर्ड समझो, जैसे वो दूसरा वाला होल होता है ना पूरा, उससे ध्यान रखना है इसको, मतलब पूरा मतलब अपने माउथ के थ्रू खाने को खाकर चबाकर इंजेस्ट कर लें होल वे में। ठीक है, वो लोग क्या, वो ऑर्गेनिजम्स क्या है, मतलब वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोग खुद हैं, ह्यूमंस है ना, हम लोग मुंह में ही रखते हैं, तो सब इस प्रोसेस को करते हैं, इसी के थ्रू हम खाने को इनटेक करते हैं। तो हम क्या है, माउथ के थ्रू हो रहा है, तो हमें होलोजोइक। दूसरा है ह्यूमंस, इसका एग्जांपल हो गया। पैरासिटिक क्या होता है भाई, पैरासाइट्स जो होते हैं ये भी आपके फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। ठीक है, एक्टो जो आपकी बॉडी के बाहर क्या कहते हैं आपके फीड करें, और एंडो जो अंदर रहकर आपके फीड करें, वो होते हैं पैरासाइट। अब ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, इसमें जो फीड करता है सारा बेनिफिट उसी के लिए है, और जिसकी बेचारे की बॉडी में रहा जाता है या रहकर ये ऐसा करते हैं जिस पर, तो उसको कोई फायदा नहीं मिलता, उसको होस्ट बोलते हैं, उसको ये होस्ट बनाते हैं, उस पर फीड करते हैं, उसका सब कुछ अपने लिए ले लेते हैं, बट बदले में उसको कुछ भी नहीं देते हैं। ये होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप ही हो सकते हैं, जैसे आपने देखा बालों में जूं हो जाती है, लाइस वगैरह, तो ये आपके बाहर से आपके वो खून चूस रही हैं, है ना। और कई बार बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, टेप वॉर्म वगैरह हैं, लीचेस हैं, ये सब क्या खून चूस टाइप जो भी है ऑर्गेनिजम्स, वो इसी में आते हैं, जो भी आपको खून चूसे। बहुत से लोग भी खून चूसते हैं वैसे तो, चलो खैर, इट्स अ टैंक।
नेक्स्ट सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक में क्या हो गया भाई, सेप्रोफाइटिक का है मतलब यहाँ ये जो मतलब डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करें, है ना, जो डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करें आपके, वो आपके होते हैं क्या, सेप्रोट्रॉफिक। मतलब वो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं तो सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं हम, ठीक है। सड़े गले मरी हुई चीजों पे जो आप करते हैं, या आपके सब आपको पता है माइक्रोब्स जो होते हैं, है ना, वो इसके अंदर आ जाते हैं काफी, आपके फंजाई वगैरह वो यही करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब मेन आ गई बात कि भैया इस न्यूट्रिशन को हमने पढ़ना है। न्यूट्रिशन हम ये देखेंगे कि ह्यूमंस में कैसे होता है। पहले हम हर बात ह्यूमंस की देखेंगे, फिर प्लांट्स की देखेंगे हर प्रोसेस में, ठीक है, क्योंकि यही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स एक ही बात हो जाती है लगभग, उसमें वो कवर हो गए, बाकी प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन जो ह्यूमंस में होता है, देखो उसमें क्या मेन प्रोसेस आ जाता है, डाइजेशन का प्रोसेस आ जाता है। लेकिन डाइजेशन से पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि भाई पहले तो सबसे पहले तो मुंह में लिया जाता है ना चीज को। जब तक आप मुंह में लोगे नहीं तो कैसे आप आगे डाइजेस्ट करवाओगे, तो वो पहले क्या होगा, पहले होगा इंजेस्शन, ठीक है। पहले क्या होगा, इंजेस्शन, ठीक है। खतरनाक आती है राइटिंग ऐसे फिंगर से, समझ लेना बट, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट हो गया इंजेस्शन। इंजेस्शन क्या है, मतलब मुंह में खाने को रखना, दैट इज इंजेस्शन। ये पहला पॉइंट हो गया आपके न्यूट्रिशन का पहला स्टेप, ठीक है। इसी में जब हम रखते हैं मुंह में तो थोड़ा डाइजेशन यही स्टार्ट हो जाता है, ये बात याद रखने की है। यहां से सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो गया, समझ लो क्या होना शुरू हो गया रखने के बाद, डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन स्टार्ट हो गया, मतलब डाइजेशन हमारे माउथ से ही बिगिन हो जाता है। कैसे होता है भाई, माउथ में देखा होगा हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उसमें से सलाइवरी एमाइलेज करके एंजाइम निकलता है। वो एंजाइम जो होता है, वो एंजाइम आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो भी खाने में अगर उस टाइम प्रेजेंट है उसको वो वहीं से डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बात याद रखने की, अगर पूछी जाए कि भाई डाइजेशन सबसे पहले कहां से स्टार्ट हो जाता है, तो माउथ से ही हो जाता है। और किस चीज का होता है, तो भाई कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, ठीक है। ये बात याद रखना है। स्टार्ट हो गया इंजेक्शन, हो गया मुंह में रखी, दूसरा स्टेप हो गया डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब वो खाना उसको बोलस की फॉर्म में मुंह में चबा चबा के कर लेते हैं, फिर उसको अंदर करते हैं। अब जब भाई अंदर करा जाता है तो ये आपके यहां से अंदर आया, फिर ये अंदर आने के बाद ये पहले आपके फेरिंग्स आया, ठीक है। इसके नीचे लैरिंग्स भी होता है, वो वॉइस बॉक्स होता है आपका। अब ये जो पूरा है ये क्या है, ये पाइप जो है ये फूड पाइप है, इसको हम इसोफेगस बोलते हैं। अच्छी लैंग्वेज में ओ साइलेंट होता है इसमें, ठीक है, तो उसको हम इसोफेगस बोलते हैं। इसके थ्रू खाना यहाँ पर नीचे आया, बट ये जो खाना नीचे आया है तो ये इतनी आसानी से नहीं आया है। इनमें जो मतलब ये बाउंड्रीज हैं इसकी, इसी पाइप में जो ये साइड्स में बाउंड्रीज होंगी, इनमें यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हुए होंगे। मतलब ये जो पाइप है ये आगे पीछे ऐसे करके ना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करा होगा, उससे ये खाना नीचे यहाँ पे उतरा इसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, फिर ये यहाँ पर आपके स्टमक पे पहुंचा। अब ये स्टमक पर आ गया, स्टमक में आने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपके एंजाइम रिलीज होगा। कौन सा, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है आपका वो क्या करता है, वो आपके प्रोटीन को जो है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। इसलिए प्रोटीन का ब्रेक डाउन कहां पर होता है, मेनली वो स्टमक में होता है। और प्रोटीन किस में ब्रेक करता है हमारा, ये हमें पता होना चाहिए, प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड में ब्रेक करता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन की बेसिक यूनिट अमीनो एसिड ही होती है, ठीक है। तो अब ये स्टमक में हुआ, बट भाई इसको एक अच्छा सा ना मीडियम चाहिए, किसको, पेप्सिन को। अरे भाई मुझे काम करना है, मुझे प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना है, बट अच्छा मीडियम प्रोवाइड करे मुझे कोई, तो उसको अच्छा मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, तब ये HCl प्रोवाइड करता है। कौन करता है, ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इसको एक एसिडिक मीडियम देता है, जिसकी वजह से इस पेप्सिन का वर्क और अच्छा हो जाता है और ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर पाता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, एसिडिक मीडियम इसको HCl प्रोवाइड करता है। तो भाई ये म्यूकस क्या करता है, अरे अब ज्यादा एसिड आ गया तो ऐसा नहीं होता ना, कहते हैं एसिडिटी बनने लगी, तो वो क्या होता है, यही HCl ज्यादा मात्रा में निकल जाता है, तो उससे क्या होता है, जो हमारी साइड की लाइनिंग्स होती है स्टमक की, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, उससे हमें एसिडिटी क्रिएट होने लगती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ये म्यूकस काम करता है, ठीक है, ये उसको प्रोटेक्ट करता है एसिड से। समझ में आ गई बात, इतनी बात थी यहां तक की, ठीक है। अभी 3-4 घंटे आराम से खाना यहाँ पड़ा रहता है। अब ये होने के बाद खाना भी चलना शुरू करता है आगे। अब खाना आगे जब आगे बढ़ के जाता है, वो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आना है उसको, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर ये आया स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा ये खाना आया है। अब यहाँ इंटेस्टाइन है तो ये भी कुछ अपने इंटेस्टिनल जूसेस सीक्रेट करता है डाइजेशन में हेल्प के लिए। अब इसके अलावा ये जो हमारा लिवर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये लिवर जो है ये आपका बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बाइल जूसेस भी होते हैं और बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं। और ये जो आपका पेनक्रियाज दिख रहा है अंदर को, यहाँ पर ये पेनक्रियाज भी जो है, वैसे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर इतने ज्यादा अच्छे से दिखा नहीं रखा है, ठीक है। तो ये जो है आपका पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करता है। अब क्या होता है, ये सारे जूसेस कहां पे निकलते हैं, ये जाते हैं सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में उस खाने पे एक्ट करने जो कि हमारा कहां से, स्टमक से आया है, ठीक है, पार्शियल डाइजेस्ट होके। पार्शियल डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम चाइम बोलते हैं, ठीक है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड हमारा फूड होता है। तो वो उसकी फॉर्म में यहाँ आया, तो यहाँ पर अब ये एक्ट करेंगे। अब ये लिवर में से जो ये बाइल निकलेगा,
ये बाइल जो है ये बाइल जूस भी होगा और बाइल सॉल्ट्स भी होंगे, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो जो हमारा जूस है वो क्या काम करेगा, वो जो देखो अभी मैंने बताया ये खाना आया है, ये ऑब्वियसली वहां एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है HCl ने ना, तो वो एसिडिक था, यहां पर वो खाना नहीं चलेगा एसिडिक वाला, उसको हमें फिर से एल्कलाइन बनाना पड़ेगा। तो ये बाइल जूस उसको क्या करेगा, उसको एल्कलाइन बनाएगा। किस लिए रिलीज होगा, ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, जो एसिडिक था उसको ठीक करने के लिए। और दूसरी बात, ये हमारा कौन सा मैंने बताया बाइल जूस, और बाइल सॉल्ट क्या करेगा, बाइल सॉल्ट हमारा क्या करेगा, तो जो फैट है ना वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसको ना डाइजेस्ट करने के लिए पहले छोटी चीज में तोड़ना पड़ेगा। तो जो इसको तोड़ के छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में जब ब्रेक डाउन करा जाएगा इसका, पहले ऐसे करके, ठीक है, तो यही काम आपका कौन करेंगे, ये बाइल सॉल्ट्स करेंगे। तो इसीलिए ये थोड़ा एक्शन देखा होगा आपने एमल्सिफिकेशन ऑफ सोप वाले उसमें पढ़ रखा होगा, ये तो उसी तरह का प्रोसेस है, इसीलिए इसको जो ये फैट आएगा बन के, इसको हम एमल्सिफाइड फैट कहते हैं। ठीक है, तो फैट का ब्रेकडाउन किसमें होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। इधर जो है आपका क्या आ रहा है, इधर आपका आ रहा है क्या, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, दोनों का काम मैंने बता दिया, दोनों का अलग है, आपने याद रखना है। जूस एल्कलाइन मीडियम देगा और ये क्या करेगा, सॉल्ट आपका क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन करेगा फैट का। उसके बाद क्या, फिर आपका पैनक्रियाज में से ये लाइपेज ट्रिप्सिन, यहाँ एमाइलाइज रह गया लिखने को, चलो तुम लोग ऐड कर लेना, ठीक है, ये अलग अलग ये सब आप डाइजेशन करेंगे। इसमें जो लाइपेज है ये आपका किसका करेगा, फैट का, ठीक है, और दूसरा ये आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन करेगा आपका प्रोटीन का डाइजेशन। फैट का डाइजेशन होगा तो किसमें बदलेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, अभी बताया। ट्रिप्सिन होगा किसका करेगा, प्रोटीन का, प्रोटीन किसमें ब्रेक डाउन करेगा, अमीनो एसिड, वो भी बताया। फिर मैंने बताया अमाइलेज रह गया यहाँ लिखने को, आप नोट डाउन कर लो, वो आपका क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स का करेगा, ठीक है, वो किसका करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करेगा, और कार्बोहाइड्रेट्स किसमें ब्रेक डाउन करेंगे, आपके ग्लूकोज में, सिंपल शुगर में, ठीक है, ये बातें सब याद रखने की है। अब ये सब हो गया, अब इससे जो बढ़िया वाला डाइजेस्टेड फूड है वो हमारा किसके थ्रू, भाई हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसकी जो ये आपकी लाइनिंग्स होती हैं, इनमें जहां जहां जो भी इसकी साइड में बॉडी में लाइनिंग्स होंगी, इनमें ना फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसकी दीवारें, इनको मान लो अगर इनको निकालो ये बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी जो साइड की दोनों तरफ की दीवारें हैं, पाइप जैसा ये होगा, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, जैसे ये आ रहा है आपका इसोफेगस, तो इसमें ऐसे ना फिंगर जैसी चीजें इधर से निकली हुई हैं, ये आपकी विलाई कहलाती है, ये एब्जॉर्ब करेंगी इस डाइजेस्टेड फूड को, ठीक है, अपने थ्रू, क्योंकि कैपिलरीज से जुड़ी हुई होती हैं और ब्लड वेसल्स से, तो ये सारी ब्लड वेसल्स के थ्रू आपकी पूरी में आपकी ट्रांसपोर्ट कर देती है एनर्जी। तो यहाँ ये जो प्रोसेस हो रहा है, देखो पहले इंजेस्ट करा, मुंह में रखा, डाइजेशन हो गया लगभग, अब इसी में यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है विलाई के थ्रू खाने का। इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ये न्यूट्रिशन का आपका थर्ड स्टेप है। क्या है ये, एब्जॉर्प्शन, विलाई के थ्रू डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना और रिलीज करना ब्लड में पूरे, ठीक है। अब जो अनडाइजेस्टेड वाला फूड है वो किसको दे दिया गया, वो दे दिया गया भाई लार्ज इंटेस्टाइन को, लो तुम रख लो, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन कहता है, चलो ठीक है, अब भी देख लूं कुछ इसमें अच्छा बचा हो, अब वो क्या करेगा, अब वो इसमें से और वाटर जो भी एक्सेस उसको लगेगा एक्स्ट्रा है, उसको भी निचोड़ के और वापस बॉडी में दे देगा, भाई रख लो, ये भी काम आएगा। और जो भी बिल्कुल ही आपका बचा रिमेनिंग रहा, उसको फिर ये किसके थ्रू, एनएस के थ्रू। अब ये मैंने बोला कि अभी देखो एब्जॉर्प्शन का जो पूरी बॉडी में जब वो दिया गया तो एनर्जी, उधर ऑक्सीजन आई, उससे एनर्जी मिली, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ न्यूट्रिशन के साथ मिक्स होकर वो ग्लूकोज आपका जब ब्रेक डाउन करेगा रेस्पिरेशन के थ्रू, तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी रिलीज होगी काफी अच्छे अमाउंट में। वो प्रोसेस अब जो हुआ एब्जॉर्प्शन के बाद, चौथा स्टेप, उससे बॉडी को एनर्जी मिली, वो हो गया आपका क्या, एसिमिलेशन, ठीक है, वो क्या हो गया, एसिमिलेशन। ये चौथा स्टेप हो गया आपके न्यूट्रिशन का, एसिमिलेशन। अब क्या हुआ, अब जो बेकार वाला मैंने बताया यहां आया, उसको यहां पे रेक्टम में आया, कोलन में, और ये एनएस के थ्रू बाहर कर दिया गया अनडाइजेस्टेड फूड। ये प्रोसेस बाहर कर देने का अनडाइजेस्टेड फूड को, जो बेकार था और सब कुछ यूज कर लिया, अच्छा, वो कहलाता है इजेशन, ठीक है, क्या कहलाता है वो, इजेशन। 5 स्टेप हो गए न्यूट्रिशन के, यही स्टेप है, ये पूरा प्रोसेस है। आई होप समझ में आया होगा, ये जरा लंबा टॉपिक रहता है, इसको एक्सप्लेन करना अच्छे से इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब भाई न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे करते हैं भाई, उनको भी तो चाहिए जीने के लिए। न्यूट्रिशन तो प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओहो, इसमें ये हाइड हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में है तो वो कैसे खाना कैसे बनाते हैं, वो एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, उसका नाम यहाँ पर छुप गया है, कोई बात नहीं, तुम लोग समझदार हो, समझ जाना, ठीक है। तो प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। बस इतनी बात नहीं दिख रही है, बाकी तो सब मेन बात दिख ही रही है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें खाना अपना प्रिपेयर करते हैं कौन, प्लांट्स, किसकी हेल्प से भाई, CO2 की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, वो आपका फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ये देखो इसकी इक्वेशन है, ये बहुत, अरे ये इसकी इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमेशा से देखते आए होंगे, पता होगी, लेकिन फिर से देखते हैं क्या है भाई इसमें जो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 12 मॉलिक्यूल्स हमारे वाटर के हैं। अब ये सन एनर्जी मिली, सनलाइट, मान लो सन है ऊपर, ठीक है,
सन की रेज आ रही है, ये सनलाइट आ रही है, ये इसको मिली यहाँ पे, ठीक है। ये मिली, इसने क्या करा, इस वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करा, है ना, इसको ब्रेक करा। ऑब्वियसली जब ये H2O उसका नाम होता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो ब्रेक करेगा अपने आप को। अब इसने अपने आप को ब्रेक कर लिया। जब इसने ये ब्रेक करा तो इसकी ये जो आपकी क्या थी, हाइड्रोजन, वो इसकी हाइड्रोजन यहाँ पे किसके साथ कंबाइन हुई, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हुई। और कंबाइन होने के बाद इसने क्या फॉर्म कर लिया, ये आपका C6H12O6 ग्लूकोज फॉर्म कर लिया, ठीक है। ये ऐसे इनका खाना बन गया। और इनका खाना जो ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि उनको रखना पड़ता है। तो ये इसका ऐसे बना। तो ठीक है, ये कैसे बना आपका, यहाँ पे ये हुआ। अभी ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर में चली गई, एयर में मिक्स हो गई, ऐसे रिलीज हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखो ये निकल रही है। और आपके 6 मॉलिक्यूल वाटर के भी निकले। बैलेंस्ड इक्वेशन है ये इसका तरीका। और इसमें क्या जरूरत हुई इसके अलावा, जो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल क्या होता है, आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कहां प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, सही है। तो उसकी हेल्प से ये हुआ है। तो भाई क्लोरोफिल ने क्या किया, पहले हम समझे, अब इसको इस फॉर्म में समझ लेते हैं। जो लाइट एनर्जी ये ली गई है ना, इसका एब्जॉर्प्शन ही क्लोरोफिल ने करा है मेन, ठीक है। समझ में आई बात, क्या करा है क्लोरोफिल ने, इस लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को क्या कर दिया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, उससे जो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका रिडक्शन हो गया कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। लाइट एनर्जी आपकी, तो पहले क्या हुआ, वही मैंने बताया आपको कि वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ, हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन अलग अलग हुआ, ठीक है। ये हाइड्रोजन इसमें मिल गई। और मैंने बता रखा है पहले भी, ऑक्सीजन का लॉस होना या हाइड्रोजन का गेन होना, ये रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। जब मैंने वाला चैप्टर पढ़ाया है आपको केमिस्ट्री में, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन का गेन हुआ इसके पास, CO2 के पास। तो यहाँ पर देखो ये गेन होकर यहाँ पे इसमें ऐड हो गए, C और O थे, H भी घुस गया बीच में, तो इसीलिए यहाँ रिडक्शन हुआ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। अब ये सब हुआ, और ये जो हुआ तो भाई ये कैसे, आपका जो CO2 मिली, ठीक है। देखो वाटर तो हमें मिल गया, वाटर कहां से मिलता है, नीचे सॉइल में आपके जो भी बारिश की वजह से या हम लोग देते हैं, जैसे ही पानी पहुंचता है उससे मिल गया, ठीक है, वाटर आपको। उसके बाद सन एनर्जी, सन से मिल रही, क्लोरोफिल आपको प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। अब ये CO2 कहां से मिली, CO2 जो है वो प्लांट्स ने जो सांस ली उसके थ्रू, ठीक है, उनके पास पहुंची। तो जो ये उनके पास पहुंची है CO2, तो ये किसके थ्रू पहुंची, तो ये आपके टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में प्लांट्स की, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये देखो, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये दोनों तरह का स्ट्रक्चर है, ये ओपन और क्लोज दोनों है। यहाँ पे स्टोमेटा आपका ओपन हुआ हुआ है, इसके आसपास ये क्या होते हैं, ये गार्ड सेल होते हैं, जैसे ऐसे ये बीन शेप जैसे, ठीक है। और मेन जो ये इसके अंदर है, ये इसका पोर है, और यही देखो इसके ऊपर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। सांस लेने के लिए अपने आप को इसने खोला, तो ये ओपन पोजीशन है इसकी, ठीक है। और उसके बाद जब इनको नहीं होती है तो ये अपने आप को क्लोज कर लेता है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये इसकी क्लोज पोजीशन है स्टोमेटा की। ये थे आपका स्टोमेटा, ये इसका स्ट्रक्चर, ये मैंने यही आपको समझा दिया। इसी में ही आपका क्या रेस्पिरेशन भी एक तरह से कवर हो गया, आपको पता चल गया प्लांट्स का रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है, इसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। रेस्पायर कर रहा है, इसके अंदर जा रही है जब ये, ठीक है, ऑक्सीजन भी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है, तो ये ऐसे ओपन हो जा रहा है, रिलीज हो रही है, बंद हो जा रहा है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। ये ऐसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा के थ्रू, और ये टाइनी पोर्स होते हैं। तो ये था आपका क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको इक्वेशन याद रखनी है अच्छे से, और ये मैकेनिज्म इसका, और स्टोमेटा का डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलो, तो हमारे खत्म हुआ, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्या, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन भैया, अब हमें न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, खाना मिल गया, अब इधर से हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, ब्रीथ कर रहे हैं। बच्चे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ब्रीदिंग क्या है, सांस लेना, ठीक है, सांस लेना छोड़ने का नॉर्मल प्रोसेस आपका ब्रीदिंग कहलाता है, एक फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। बट रेस्पायर करना क्या है, रेस्पायर करना ये है कि एक तो आपने उधर जो खाना खाया वो पहुंचा आपके पास ग्लूकोज की फॉर्म में, इधर आपने ये सांस ली, तो इससे जो ऑक्सीजन जब उस ग्लूकोज पे एक्ट करेगी और उसको एक्ट करने के बाद जो एनर्जी रिलीज करेगी हमारी बॉडी में, वो रेस्पिरेशन है। मतलब उस खाने से एनर्जी को रिलीज कराना ऑक्सीजन की हेल्प से, दैट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये केमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग हमारा एक फिजिकल प्रोसेस होता है। अब ये रेस्पिरेशन जो होता है हमारा, क्या होता है ना, ये आगे हमारा दो टाइप का होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। क्या फर्क है दोनों में, एरोबिक होता है आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब ऑक्सीजन हो तब अगर आपका रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो एरोबिक है। ऑक्सीजन ना हो, जिसमें नेसेसरीज नहीं हो ऑक्सीजन, वो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। एरोबिक आपका इसीलिए कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हो, सेल ऑर्गेनील से हमारी सेल्स में जो प्रेजेंट होती है ना, जैसे गोल्गी बॉडी वगैरह, ये सब लाइसोसोम, ऐसी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। इसलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे ये मेन काम हो रहा है रेस्पिरेशन का, और एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। और एनारोबिक कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, इसमें बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी निकलती है। अगर इसमें 38 ATP निकली है समझ लो एरोबिक में, तो उसमें 2 ATP निकलेगी। फिर अगली बात भी यही है जो मैंने बता दी, ब्रेकडाउन इसमें ग्लूकोज का पूरा होता है एरोबिक में, और एनारोबिक में आपका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। एंड प्रोडक्ट्स इसके क्या होते हैं, एरोबिक के कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होते हैं, और गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और इसमें होते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड या फिर एल्कोहल। या फिर का क्या मतलब है, अभी हम इस पाथवे के थ्रू समझ में आ जाएगा। अब ये देखो ये क्या है, ये पाथवे है, ये पाथवे जो है हमारा, तो ये हमारा क्या है, ये पाथवे है, ठीक है। तो ग्लूकोज अब जो हमारी बॉडी में
है प्रेजेंट, ठीक है। न्यूट्रिशन के थ्रू जो हमारा खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, ग्लूकोज हमारा देखो क्या होता है, वो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये बात बता दी अभी, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि भाई ये जो ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, इसका ब्रेकडाउन हुआ। पहले किसमें कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट में। किसमें, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। पायरुवेट क्या होता है, पायरुवेट होता है हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल और एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। अब क्या होता है आगे, अब ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट पहले हम समझते हैं क्या, अब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, ठीक है। जो ये है आपका, ये किस में आया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो कहां होगा, अभी बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट आपका क्या दे रहा है हमें, यहां पर ये हमें दे रहा है क्या, देखिए ये हमें दे रहा है CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। कब हो रहा है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस से, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पे। पहले ग्लूकोज आपका साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, 6 से 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो होता है, फिर वो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस उसे मिली, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो CO2 और वाटर एनर्जी रिलीज होगी। अब अगली बात क्या कह रही है कि भाई मिली तो ऑक्सीजन बट कम मिली, बहुत कम मात्रा में, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। कभी कभार ऐसा होता है कि कमी होती है ऑक्सीजन में, तो आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में मसल्स में ना क्रैम्प्स आने लगते हैं। उसका रीजन यही होता है कि रेस्पिरेशन हुआ बट क्या हुआ, ऑक्सीजन ठीक मात्रा में नहीं मिली, उसकी वजह से हमारी मसल्स में होने लगा वो रेस्पिरेशन। तो उससे क्या हुआ, वो हमारा ये जब कन्वर्ट हुआ तो उसने ये लैक्टिक एसिड फॉर्म कर दिया। यही लैक्टिक एसिड जो है आपकी मसल्स में फिर क्रैम्प्स पैदा करता है, इसी की वजह से ऐसा आपको महसूस होता है ना। जब तभी आपको बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइज या कुछ वर्क ऐसा करते हो तो ऐसा क्यों आने लगता है, इसी की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मसल्स में आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है और ये आपका लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगता है उनमें, इसलिए हमें क्रैम्प्स आने लगते हैं, अकड़ने अटने लगते हैं पैर। अब क्या हुआ, अब भाई बिल्कुल ही नहीं है ऑक्सीजन। थर्ड बात, एब्सेंस है ऑक्सीजन की। तो ये एब्सेंस जो होती है ऑक्सीजन की, हमारे साथ ऐसा होने से हम तो मर जाएंगे, है ना। ये किसके लिए हो रहा है, यीस्ट में ऐसा होता है। तब क्या होता है भाई, तब ऐसा होता है कि आपका क्या फॉर्म होता है यीस्ट में, जब ये पायरुवेट के साथ आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तब आपका इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। ये बात आई, तो इसलिए ये दोनों हमारे एक तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन में आएंगे। तभी यहां कहा गया है कि लैक्टिक एसिड और एल्कोहल। यहां देखो एल्कोहल हो रही है जब बिल्कुल नहीं है, और जब कमी है तो लैक्टिक एसिड हो रही है, ठीक है। और जो हमारा एरोबिक वाला होता है उसमें CO2 और वाटर होती है। ओके, चलो अब जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहो या नोट्स बनाते रहो, जैसा अच्छा लगे अगर चाहो तो। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब हमें समझना है ह्यूमंस, प्लांट्स का मैंने आपको पीछे स्टोमेटा में ही एक्सप्लेन कर दिया है। ह्यूमंस में कैसे होता है, ब्रीदिंग बताया था। ब्रीदिंग क्या है, ऑक्सीजन रिच एयर को बाहर से लेना एनवायरमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देना इनटू एटमॉस्फेयर। यहां एटमॉस्फेयर लिखना रह गया है, लिख लेना, ठीक है। सो अब ये हो गया आपका क्या, ब्रीदिंग। ये नॉर्मल एक फिजिकल प्रोसेस है। अब ये इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक तो लेना अंदर और एक छोड़ देना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इनहेल करना ये आपका क्या है, इसको इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। इंस्पिरेशन होता है एयर का, इसे ब्रीदिंग कहते हैं, और एक्सहेलेशन में आपका एक्सपायरेशन बाहर कर दिया जाता है। इनहेल को जब हम इनहेल करते हैं एयर को, तो हमारे जो रिब केज होते हैं ना, हमारी जो पसलियां होती हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आपकी ये शो हुई हुई हैं, तो ये जो है ना ये एक्सपैंड कर जाती हैं, ठीक है, अपवर्ड और आउटवर्ड की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। ये आपका जो रिबकेज होता है, और एक्सहेलेशन में ये रिबकेज जो है ये डाउनवर्ड और इनवर्ड अंदर की तरफ आ जाता है। अब अंदर ली हमने सांस तो थॉरिक कैविटी भी हमारी इंक्रीज कर गई। क्या हुआ, रिबकेज मूव करा अपवर्ड आउटवर्ड, थॉरिक कैविटी इंक्रीज कर गई। मसल्स जो डायफ्रैग्म की होती हैं आपकी, वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फ्लैटन हो जाती हैं, ठीक है। और लंग्स इन्फ्लेट करते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली जब एयर भर जाती है उनमें। और एक्सहेलेशन में क्या हुआ, इधर इसके ऑपोजिट हो गया, छोड़ दिया हमने सांस, रिबकेज नॉर्मल हो गया, डाउनवर्ड आ गया, वॉल्यूम थॉरैसिक कैविटी की डिक्रीज हो गई, डायफ्रैगम की मसल रिलैक्स कर गई और वो फ्लैटन से डोम शेप की हो गई फिर से, और भाई लंग्स हमारे फिर से डिफ्लेट हो गए, उनकी हवा निकल गई। इतनी सिंपल सी बात है। ये डायग्राम है, और डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपको अच्छे से कर जाना है, ठीक है। यही होता है हमारी, देखो ये नेजल पैसेज है, नेजल पैसेज के थ्रू हमने सांस ली, अंदर आई है, ठीक है। फेरिंग्स में, लैरिंग्स में होती है, लैरिंग्स मैंने बताया वॉइस बॉक्स होता है हमारा। ये ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकिया हमारा क्या है, विंड पाइप है, ट्रैकिया के थ्रू आपका ये अंदर आ गया। ये हमारे लंग्स में जब पहुंचा तो ये हमारे ये आगे जो आपकी ब्रोंकाई है इनमें डिवाइड हुआ, ये छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं इसमें, उनमें पहुंचता है। इनके अंदर भी आपके एल्वियोलर सैक प्रेजेंट होते हैं, वहां पे जाके मेन आपका समझ लो एक्सचेंज होता है इन गैसेस का, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है किसका, ब्रीदिंग का, इस तरह से होता है। ये आपने समझना है, ठीक है। ये एल्वियोलाइज है, देखो ये मेन आपकी साइट है ब्रीदिंग की, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट है। ये डायग्राम आपने अच्छे से कर जाना है। चलो अब फटाफट से नेक्स्ट में चलते हैं। थर्ड टॉपिक आ गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वर्ड से समझ में आ रहा है कि भाई किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। अब हमने खा लिया, पी लिया, हमारे भाई एब्जॉर्ब कर लिया इंटेस्टाइन ने खाने को, वो जो ब्लड में हमारे तैर रहा है, तो मैंने क्या बोला, ब्लड में तैर रहा है ना, तो ब्लड वर्ड आ गया। तो भाई ये ट्रांसपोर्ट का मीडियम मेन कौन बना हुआ है, ब्लड बना हुआ है। ब्लड सब तरफ लेकर जा रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो इसलिए मेन कौन है यहाँ पे, ब्लड है। ब्लड हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट का, फूड का, वाटर का, ऑक्सीजन का, CO2 का, हार्मोन्स का, सारे हार्मोन्स भी आपके ब्लड में रिलीज होते हैं। तो ये सब को कैरी हमारा कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। वेस्ट प्रोडक्ट भी इसी के थ्रू रिलीज होते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। देखो ब्लड क्या है, ये है ब्लड। ब्लड में मेन होता है क्या आपका, ब्लड का मेन है आपका ये
देखो प्लाज्मा 55% होता है ब्लड में, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स ये सब आ जाते हैं। देखो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये आपके सारे दे रखे हैं। ये इसमें प्लाज्मा जो मतलब लिक्विड वाला मीडियम होता है ना ब्लड का, वही प्लाज्मा है मेन, ठीक है। जो पतला पतली चीज जो दिखता है ब्लड की फॉर्म, वो मेन प्लाज्मा है। वो आपका वाटर और उसमें डिसॉल्व मटेरियल्स होते हैं, है ना, सॉल्ट्स वगैरह, आपके कुछ प्रोटीन्स, ये सारी चीजें। और ये आपका 45% उसमें ये सारे आपके सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स को बोला जाता है। अब ये जो ल्यूकोसाइट है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये आपके ग्रैनुलो वाले भी होते हैं, ग्रैनुलो भी होते हैं। ग्रैनुलो में आपके फर्दर आते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, और ये कितनी परसेंटेज में होना चाहिए ये गिवन है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, एक ग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आता है और इनकी भी परसेंटेज आपको गिवन है, ठीक है। आरबीसीज आपके हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इनमें, आपका एचबी, जिसकी वजह से ये रेड होते हैं आपके, इन्हीं की कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन काम होता है डिफेंस का, है ना। और आपके थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं ये मेन आपके किस में इन्वॉल्व होते हैं? आपके क्लॉटिंग में। किसमें हेल्प करते हैं? क्लॉटिंग में, ठीक है। तो ये सारा इनका मेन वर्क है। चलो अब भाई ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मेन, इसमें हमारा जो यहाँ ऑर्गन है मेन, वो क्या है? सर्कुलेशन का ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ह्यूमन हार्ट आपका। अब इसके पहले जाने के हमें इनकी वेसल्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो ये ब्लड वेसल्स हैं इनकी। ब्लड वेसल्स जो आपकी हैं इनमें आपकी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आती हैं। आर्टरीज जो आपकी हैं वो क्या है? वो ऐसी वेसल्स हैं जो ब्लड को दूर लेकर जाती हैं हार्ट से, ठीक है, दूसरे ऑर्गन्स तक। ये मेन इनकी बात है। सारी ही आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सिवाय पुल्मोनरी आर्टरी की। एक्सेप्शन याद रखना है, ठीक है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कैसे करती है पता चल जाएगा कहां। फिर दूसरी बात आ गई वेन्स की। वेन्स आपकी क्या करती हैं? कैरी करती हैं ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ लेके जाती हैं बॉडी से। इसलिए ऑब्वियसली बॉडी से आ रहा है तो भाई खराब बेकार होके आएगा ना सारा टेल टूल के, तो इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो, इसीलिए सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सिवाय पुल्मोनरी वेन के थ्रू आया, ठीक है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरा, उसके बाद देखो यहां से ही ये आपका ऐसे ऊपर होता हुआ, ये पीछे से समझ लो होगा, ये आपके एओर्टा के थ्रू, किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू आपका पम्प्ड आउट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। किसको मिल गया? बॉडी को ही तो चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी को एओर्टा के थ्रू ये रिलीज हो गया। फिर क्या हुआ? अब बॉडी में भाई यूज हो गया, सब तरफ यूज हो हवा के, अब वो ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड बन गया, सारी ऑक्सीजन तो बॉडी ने ले ली उसकी। तब वो क्या करेगा? तब वो आपका वापस से किसके थ्रू? देखो यहाँ वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे हार्ट में फिर से एंटर करेगा, और अब कहां आएगा? अब आएगा हमारा ये राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर वो राइट वेंट्रिकल में गिरेगा, फिर राइट वेंट्रिकल में अपना होता हुआ वो आगे किसके थ्रू? अब देखो पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब ये कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड है, बट फिर भी कौन है? पुल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पर, सॉरी पुल्मोनरी आर्टरी है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये आपके लेकर फिर से किसको दे देती है? फिर से लंग्स को दे देती है, लो भैया अब इसको ऑक्सीजनेट करो। तो यही साइकिल इस तरह से चलती रहती है, ऐसे आपका सर्कुलेशन होता है और ब्लड आपका पंप होता है, इसीलिए हार्ट को पंपिंग स्टेशन कहा जाता है हमारी बॉडी का। आई होप समझ में आ गई होगी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अच्छे से करके जाना और इस बात को समझ के जाना कि कौन सा किसमें से किधर आ रहा है, जा रहा है, क्या है। और हमारा सर्कुलेशन जो है वो क्लोज्ड वाला और डबल सर्कुलेटरी कहलाता है, क्योंकि देखो दो बार हमने देखा कि ब्लड एंटर हुआ, एक बार इधर हुआ, एक बार इधर हुआ, तो डबल सर्कुलेशन है, ठीक है, सिंगल वे में नहीं हो रहा है, दो बार खून एंटर कर रहा है हार्ट में, इसलिए डबल सर्कुलेटरी है और क्लोज, ऐसा नहीं कि खुला हुआ है सब दिख रहा है, क्लोज वे में हो रहा है हार्ट के अंदर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, अब ट्रांसपोर्टेशन यही प्लांट्स में समझते हैं फटाफट से। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में जो होता है वो एक पर्टिकुलर एक अच्छे वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है आपका। वो वैस्कुलर सिस्टम जो है वो आपका फर्दर डिवाइड होता है दो चीजों में, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ठीक है। अब जाइलम और फ्लोएम का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मटेरियल जाइलम से कैसा वाला होता है? जाइलम से आपका मेनली वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल आयंस वगैरह का ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि फ्लोएम से, फा से याद रखो, फा से फूड, फा से फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम से आपका फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है रूट से एरियल पार्ट्स में। भाई पानी नीचे ही तो मिलता है, सॉइल में तो होता है, तो इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ को जाता है, ठीक है। तो इसका सिंगल डायरेक्शन होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है वाटर। और फूड जो होता है ये बाय डायरेक्शनल हो जाएगा, सब मल्टी डायरेक्शनल हो जाएगा, बाय भी नहीं मल्टी डायरेक्शन, क्योंकि खाना तो भी सारे पार्ट्स को चाहिए ना। तो ये सारा जो खाना बनता है ऊपर से जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बना था, अभी हमने समझा था, ये अपवर्ड डाउनवर्ड हर डायरेक्शन में होता है, क्योंकि फूड सबको चाहिए इसलिए सब तरफ जाता है। बट वाटर का आपका ऊपर की तरफ होता है अपवर्ड, क्योंकि एरियल पार्ट्स तक नीचे से पानी जाना होता है। इसलिए जो ट्रांसपोर्ट जाइलम का होता है इसमें फोर्स की जरूरत होती है, भाई नीचे से खींचना है, एक तरह का सक्शन क्रिएट करना है ना, खिंचाव टाइप जैसे होता है, जैसे देखो कभी कभार वो कुप्पी टाइप लगा के पेट्रोल सक करते हैं, वो सक्शन उसको तो बोलते हैं। तो ऐसी किसी को खींचने के लिए तो यहाँ पे कौन सा ट्रांसपिरेशनल पुल लगता है, रूट प्रेशर भी यहाँ पे काम करता है, और जिसको मतलब ऑस्मोटिक वाला प्रेशर जैसे कह सकते हैं हम, और ट्रांसपिरेशनल पुल भी। ट्रांसपिरेशन आप लोग जानते हो एक्सेस वाटर का रिलीज हो जाना, ठीक है। मान लो ट्रांसपिरेशन हुआ पर एक्सेस वाटर रिलीज हो गया लीव्स पे से, तो जब वहां कमी होगी तभी से तो फिर उसको जरूरत पड़ेगी, फिर वो नीचे से खींचेगा, ला भी और पानी लाओ, तो सक्शन से पैदा हुआ, इसीलिए यहाँ ट्रांसपिरेशनल पुल काम करता है। फ्लोएम में जो होता है ट्रांसपोर्टेशन फूड का, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है हमें? एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इतनी बात थी। इसमें जो होता है ना सीव ट्यूब्स के यूज होता है फ्लोएम में, और इसमें आपकी ट्रैकिड्स वगैरह का कंपेनियन सेल्स का यूज होता है जाइलम में,
चलो इतना खैर आपके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं हमारा लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? एक्सक्रीशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट इंपॉर्टेंट। तो एक्सक्रीशन क्या है भैया? सब कुछ कर लिया, अब बेकार वाली चीजों को बाहर करना है। द प्रोसेस बाय विच रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज, टॉक्सिक सब्सटेंसेस वगैरह का, इनका सबका रिमूवल जो बॉडी करती है, इसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। और जो ऑर्गन्स इसमें हेल्प आउट करते हैं उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं। ये देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यहाँ बना रखे हैं, बता रखे हैं, ये सारे हैं। क्या है भाई इसमें ये है, देखो ये किडनी है। किडनी क्या करती है? फिल्टर करती है ब्लड को। किडनी का क्या काम है? किडनीज का, ये दो किडनीज हैं, देखो ये रेडिश ब्राउनिश बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, ये दिख रहे हैं आपको इधर इधर दोनों। तो ये आपकी क्या करते हैं? ये आपकी किडनीज है, बीन शेप स्ट्रक्चर है, ये फिल्टर करती हैं ब्लड को। मतलब ब्लड हमारा, यूरिन हमारा फॉर्म यहीं पर होता है, मेन काम इनका ये है। ठीक है, उसके बाद यूरेटर ये है। यूरेटर, ये जो आपके पाइप्स आ रहे हैं दोनों, एक इधर से एक इधर से, ये पतले पतले बहुत पतले होते हैं, ये आपके यूरेटर्स हैं। अब ये किडनी से अटैच है, आप देख रहे हो। किडनी से अटैच होने की वजह से ये यूरेटर आपके कैरी करते हैं यूरिन को। यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये कैरी करके लेकर आए, और कहां तक ले आए भाई? यूरिनरी ब्लैडर तक। ये जो आपका ब्लैडर दिख रहा है, ठीक है, ये यहां तक लेकर आ गए। ब्लैडर क्या करता है? इनको स्टोर करके रखता है ना। ऐसा तो नहीं अभी बन गया और अभी हमें आने लगा शूशू, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद हमें क्या होता है ना, एक तरह की अर्ज जब फील होती है अंदर से, तब हम वॉशरूम यूज करते हैं, तब हम जाते हैं, है ना। तो वो फिर क्या होता है, जब अर्ज होती है तो इस यूरेथ्रा के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। तो ये सारे पार्ट्स हो गए। किडनी में फिल्टर हुआ, फॉर्म हुआ, यूरेटर्स ने कैरी करा, यूरिनरी ब्लैडर तक लेके गए, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहा, और जब अर्ज आई तो यूरेथ्रा से पास आउट कर दिया गया। और ब्लैडर हमारा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये बात याद रखो। ठीक है, मस्कुलर होने की वजह से ही हमारा उसमें कंट्रोल है, माइंड से कनेक्शन हो गया, ब्रेन से उसका, और इसी की वजह से जब हम उस पर कंट्रोल कर पाते हैं तभी हम अपने शूशु को रोक भी पाते हैं, मस्कुलर होने की वजह से। ठीक है, याद रखो इस बात को। चलो फटाफट से अब लास्ट टॉपिक, लास्ट नहीं, अभी पहले फिलहाल इसी का ही समझना है हमें। क्या, अब हमने ये तो देख लिया, अभी जो किडनी है भाई, किडनी में हमारा डीप स्ट्रक्चर, जब हम इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर, तो हम ये देखेंगे ना, इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये भाई क्या है? ये नेफ्रॉन होती हैं। ये आपके छोटे छोटे, ये मिलियंस में आपकी किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ये एक का उसमें से स्ट्रक्चर आपको वेल डिफाइंड वे में दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारी नेफ्रॉन क्या है? यही हमारी क्या है? ये हमारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स है। ठीक है, यही मेन फिल्टर का काम करती हैं, और ये हमारी क्या है? फिल्ट्रेशन यूनिट्स। ठीक है, इनको हम फिल्ट्रेशन यूनिट्स बोलते हैं, इसको नोट डाउन कर लो नेफ्रॉन को। अब ये नेफ्रॉन जो होता है, इसमें देखो क्या है, इसमें आपका ग्लोमेरुलस होता है, ये आपका ग्लोमेरुलस है। ठीक है, ये अंदर जो डॉट्स गोल गोल आपको दिख रहे हैं, ये आपके ग्लोमेरुलस है। ठीक है, और ये आपका क्या है? ये बोमेन कैप्सूल है इसके पास। अब क्या हुआ, अब ये जो ग्लोमेरुलस है, ये आया भाई रीनल आर्टरी के थ्रू, ब्लड आ गया। रीनल आर्टरी के थ्रू आप देख रहे हो यहाँ ब्लड आया, ब्लड आने के बाद क्या हुआ, ये आ रही रीनल आर्टरी, ये ब्लड आया, ब्लड आने के बाद ग्लोमेरुलस ने फिल्टर करा इस ब्लड को। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस आपके छोटे छोटे प्रेजेंट है, इन्होंने फिल्टर करा इसको। बट क्या होता है ना, ये ग्लोमेरुलस जब फिल्टर करते हैं तो उसे अच्छे बुरे का पता नहीं होता है, बहुत बार ना अच्छी चीजें भी ये फिल्टर आउट कर देता है। तो उससे क्या होता है, आगे जाके जो आपका ये है, ये इस तरह से आगे जाके ये आपका यहां पर करीब अच्छी चीजें जो होती हैं इस जगह पे उनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, इस जगह पर इनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है एक तरह से बोमेन्स कैप्सूल के थ्रू। बोमेन्स कैप्सूल की ही तो ये ब्रांच आ रही है येलो वाली, इसके थ्रू क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है और अच्छी चीजें वापस से ब्लड में भेज दी जाती हैं। अब आगे फिर ये चलता हुआ, और ये जो पूरा ये लूप जैसा हमारा बन रहा है, ये हमारा हेलने लूप कहलाता है। ठीक है, आगे फिर ये जाके आपका कलेक्टिंग डक्ट, ये जो प्रेजेंट है आपकी यहां पर, यहां तक हमारा अब जो निकलने वाला होता है, जो हमारा यूरिन होता है, वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। और ये हमारा किससे कनेक्ट होता है? ये हमारा कनेक्ट होता है आगे यूरिनरी ब्लैडर से, और यूरिनरी ब्लैडर से पे फिर ये आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वहां पर ये स्टोर रहता है, और फिर जब अर्ज आती है तो बाहर निकाल दिया जाता है। तो समझ में आया, ग्लोमेरुलस हमारा फिल्टर करेगा। पहले रीनल आर्टरी से ब्लड आया, ग्लोमेरुलस ने उसको फिल्टर करा, अच्छी चीजें बुरी चीजें दोनों कर दी, आगे चल के बोमेन कैप्सूल ने अच्छी चीजों का रीएब्जॉर्प्शन करा और उसको दोबारा भेज दिया, और खराब वाली चीजें आगे कलेक्टिंग डक्ट में भेज दी, और यूरिन जो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचा वो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड था, वो उसको दे देता है, और वहां पे फिर वो स्टोर रहता है, और जब जरूरत होती है तो बाहर निकाल दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भाई अच्छे से कर जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है और डायग्राम की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलो अब हमारा लास्ट टॉपिक हो गया फटाफट, क्या? एक्सक्रीशन में प्लांट्स। ये एक्सक्रीशन अब हम प्लांट्स में देखेंगे। प्लांट्स में क्या होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है भाई? वो कोई शूशू करता हुआ दिखता तो है नहीं, कैसे करता है भाई वो? ना उसको पसीने आ रहे हैं। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन। अभी मैंने बताया था ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो होता है, उससे वाटर को वेपर की फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। एक्सेस वाटर को एक तरह से उसने एक्सक्रीट कर दिया अपने अंदर से, या फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज कर देना स्टोमेटा के थ्रू। अब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप लोगों ने समझ लिया है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो वो एटमॉस्फेयर में दे देता है, बाहर निकाल दिया, वो भी उसने एक्सक्रीट कर दिया जितने की जरूरत नहीं थी। प्लांट लूज करते हैं कभी कभार, ओल्ड लीव्स को वो भी झाड़ दे रहे हैं, तो वो भी एक तरह से एक्सक्रीट कर रहे हैं अपनी चीजों को। और बार्क को, ट्री की है ना छाल को, उसको भी ये कभी कभार लूज करते हैं, तो ये भी एक एक्सक्रीशन का तरीका है इनका। फिर कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस सॉइल के अराउंड भी ये निकाल देते हैं, आसपास देखोगे आप निकली हुई होंगी, तो वो भी इनका एक्सक्रीशन का एक प्रोसेस है। बाकी ये रेजिन्स और गम्स की फॉर्म में भी करते हैं, जो गोंद वगैरह निकलता है वो भी समझ लो कि इनका एक एक्सक्रीशन, एक वेस्ट मटेरियल जिसकी इनको जरूरत नहीं है, निकाल देते हैं।
समझ में आ गया भाई? इतना चैप्टर था, अच्छे से बढ़िया करके लगभग सारे ही टॉपिक कवर करने की कोशिश करिए कम टाइम में। ओके, सो बस आपने क्या करना है, आपने अच्छे से इसको देखना है, एक बार और देखना है और इसके भाई स्क्रीनशॉट ले लेना है या नोट्स वगैरह जैसा आप समझो बना लेना, ठीक है। और पसंद आए तो भाई लाइक करना, शेयर करना औरों से, और चैनल को सब्सक्राइब करना, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और बताना कि भाई नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है। आइसोमर्स की बात हुई है, किसी बच्चे ने कहा है, तो मैं उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट बढ़िया से वन शॉट में। टिल देन बाय।